नमस्कार, मैं हूं सार्थक। आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया न्यूज 24 एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं श्याम गिरी जी हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे। हाईकोर्ट से ममता बनर्जी के भागीगढ़ को लगा झटका। ममता के पक्ष में फैसला, इसका क्या असर पड़ेगा भागीगढ़ पर? देखिए सर, तक यह फैसला जो हाईकोर्ट से आज आया है, इसको ऐतिहासिक भी कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि घुमा फिरा करके फैसले दिए गए हैं। एक निर्णायक फैसला नहीं है संवैधानिक तौर पर, लेकिन फिर भी राहत वाले फैसले हैं ममता बनर्जी के लिए। खास तौर पर राहत वाले फैसले हैं इसलिए कि ममता बनर्जी के जो 440 करोड़ रुपया फ्रीज किए गए थे, खाते को फ्रीज किया गया था। हम लोग पिछले कार्यक्रम में भी इस पर डिस्कस किए थे। मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि 440 करोड़ रुपया फ्रीज कर दिए गए, उस खाते को ओपन कर दिया गया है। उसको लेकर के हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड जज को नियुक्त किया है कि जो भी खर्चे होंगे, बहुत बड़ा खर्चा तो नहीं, लेकिन प्रतिदिन जो पार्टी के खर्च होते हैं, चाहे किसी रैली को लेकर या किसी भी चीज को लेकर के, वह काम करने के लिए पैसे निकाल सकते हैं। और उसके लिए एक सिग्नेचर हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज का होगा, जिसको वहां पर संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन बागी गुट ने भी कहा कि हमें भी पैसे चाहिए खर्च के लिए इस खाते से। तो बागी गुट के पास में इस पार्टी की मान्यता नहीं है। उसमें बागी गुट के जो 58 विधायक निकल करके गए हुए हैं, बागी बने हुए हैं, उनके पास किसी पार्टी का सिंबल नहीं है। वह अपने आप को टीएमसी बताते हैं, लेकिन टीएमसी पार्टी के संविधान के मुताबिक वह पार्टी के वो सर्वे सर्वा नहीं हो सकते, उनको पार्टी उनके हाथ में नहीं जा सकती। इस तरह की चीजें। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अब बागी गुट के लिए अपना विधायकी या सांसदी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। इसमें दो चीजें हैं, 20 सांसद और 58 विधायक टूटे टीएमसी के। 20 सांसद जाकर के एनसीपीआई में शामिल हो गए और बागी विधायक जो हैं बागी गुट बन गए या अपने आप को टीएमसी का दावेदारी कर दिए। पार्टी टूटती है तो ऐसे नहीं, पार्टी टूटने के बाद अगर पार्टी पर आपको दावा करना है तो सांसद भी आपके पास 2/3 होने चाहिए, विधायक भी 2/3 होने चाहिए, एमएलसी भी 2/3 होने चाहिए, राज्यसभा सांसद भी होने चाहिए, नगर पंचायत के लोग भी आपके साथ में होने चाहिए। लेकिन बागी गुट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो संवैधानिक और कानूनी तौर पर वह टीएमसी के दावेदार नहीं है, ममता बनर्जी हैं। तो कोर्ट को अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता है, वह केस लड़ रहे थे और ममता बनर्जी का केस फ्री में लड़ रहे थे बिना किसी फीस का। और बागी गुट के तरफ से जनरल सॉलिसिटर सरकार के अधिवक्ता वहां पर प्रेजेंट थे। वहां पर साफ जनरल सॉलिसिटर के बयानों को दर्ज करने से इनकार कर दिया हाईकोर्ट ने। कहा कि नहीं, आप कहीं भी आ जाते हो, यह अच्छा नहीं है, सरकार का नहीं है यह मामला, सरकार के मामले में आपको आना चाहिए। हर जगह अगर जनरल सॉलिसिटर आए तो यह अच्छा नहीं होता। और इससे यह समझ आता है कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है और वह ममता बनर्जी की पार्टी को उन्होंने राहत दे दी और कहा कि इसमें से आप पैसे खर्च कर सकते हैं। इससे एक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा कि जो 20 सांसद गए हुए हैं उनके लिए समस्या बढ़ गई है कि उन 20 सांसदों को मान्यता इस आधार पर नहीं मिल सकती और जिस पार्टी में वह शामिल है वह पार्टी क्या नाम है कि मान्यता प्राप्त पार्टी है ही नहीं और पार्लियामेंट के अंदर भी उनका कोई भी प्रतिनिधित्व तो नहीं है। जब संविधान का क्लोथ यह कहता है और कानून कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर जिस पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व ना हो, कोई सांसद ना हो, उस पार्टी में अगर बागी सांसद जाते हैं तो उन्हें मान्यता नहीं मिल सकती। और इन 20 सांसदों ने तो एनसीपीआई जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं, उसमें जाके कहीं न कहीं ममता बनर्जी को यह बहुत बड़ा एक राहत तो है, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं है। अभी भी बहुत कुछ तलवार लटकी हुई है क्योंकि अब इनके पार्टी की समस्या है। तो लेकिन ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि कांग्रेस का साथ मिला और राहुल गांधी के राय मशवरे का, कांग्रेस के राय मशवरे से जो ममता बनर्जी रोड पर बार बार दिखी, इतना प्रताड़ित होने के बाद भी
उसका यह पहला फल है। आगे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी सर। तो बागी गुट को इसका नुकसान बहुत काफी होगा। उनका उनकी विधायकी भी जा सकती है, सांसदी भी जा सकती है, यानी कि दो राहे पे आकर के खड़े हो गए। और जो भारतीय जनता पार्टी हजारों करोड़ खर्च करके तोड़ी है, वह उसके पैसे जाया जा सकते हैं। जी सर। जी मेरा दूसरा सवाल है आपसे, इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है या मोदी सरकार की कमजोरी इंडिया गठबंधन के हाथ लग गया है? आपका क्या कहना है इसमें, क्या लगता है? देखिए, इस वक्त इंडिया गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है। कांग्रेस है तो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस के बगैर इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। एक बात हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन इस वक्त जो है, हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन है ही नहीं, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जीवित रखी है, एक नाम जीवित रखी है, लेकिन लड़ाई तो कांग्रेस अकेली लड़ रही है। हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पूरे देश में तो कांग्रेस कर रही है, सड़क पर उतरना हो तो कांग्रेस उतर रही है, लड़ाई लड़ना है, पुलिस की लाठी खाना है तो कांग्रेस खा रही है, मोदी से क्या ना कि सामना करना है तो कांग्रेस कर रही है। इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है। अभी भी जो इंडिया गठबंधन के 214 सांसद बचे हुए हैं, एक बहुत बड़ी ताकत है जो मोदी सरकार के लिए संकट है, लेकिन वह उतना इंटरेस्टेड और सक्रिय नहीं है जितना कांग्रेस है। तो इसलिए यह कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन है तो, लेकिन किसी काम का नहीं है। कांग्रेस उसे जीवित रखी है। इसमें सबको एकजुट करके रखने के लिए 214 सांसदों को लगातार कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की यानी कि इंडिया गठबंधन को मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आ गई है, जो इस समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि नितिन गडकरी को हटाने के चक्कर में मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए। 4 बड़े अफसरों के जो इस्तीफे हुए, 4 ही नहीं 13 इस्तीफे हो गए। अभी तक 13 इस्तीफे हो गए। पूरा मंत्रिमंडल का ही अंदर जितने अफसर थे, छोटे से बड़े, सबके इस्तीफे हो गए। यह इस्तीफे लिए नहीं जा रहे, यह इस्तीफे दिए जा रहे हैं, यानी कि सरकार से वह खुश नहीं है, उनके गलत कार्यों में वह हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, उनके पाप के भागीदार नहीं बनने चाहते हैं, तो वह इस्तीफे देके जा रहे हैं। कुछ तो बहुत बड़ा झोल सरकार में चल रहा है। यह एक हाथ लगा हुआ है। दूसरा हाथ क्या लगा है, नितिन गडकरी को हटा करके और अमित शाह को जो डिप्टी पीएम बना करके नरेंद्र मोदी यह संदेश देना चाहते थे कि अगला प्रधानमंत्री अमित शाह ही होंगे। इसके खिलाफ नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, चाहे वह शिवराज सिंह चौहान हुए, चाहे योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, यह लोग सब इनके खिलाफ हो गए। आरएसएस साथ में खड़ा हो गया। सब आरएसएस वाले हैं, सब आरएसएस वाले हैं, और सब एकजुट हो गए हैं कि इन दोनों गुजराती को निकाल करके फेंक दो। अब यह न तो उनको डिप्टी पीएम बना पा रहे हैं। 29 जून को मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार होना था, अभी तक नहीं हुआ, इसी कारण से, क्योंकि इनके खिलाफ बगावत हो गई। अब कैबिनेट विस्तार होता है पार्लियामेंट सेशन के पहले या नहीं होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। 20 तारीख को पार्लियामेंट सेशन शुरू होना है। तो अब इनमें क्या हो गया, ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब चुनाव आयोग का फैसला 20 सांसदों को लेकर के आने वाला है कि उनको मान्यता मिलेगी कि नहीं। उसी के आधार पर स्पीकर फैसला सुनाने वाले हैं। जब हाईकोर्ट में बागी गुट को टीएमसी नहीं माना जा रहा है, तो चुनाव आयोग कैसे दे सकता है और स्पीकर? ऐसे में 20 सांसद अगर वह हट जाते हैं, तो 20 सांसद जाते हैं तो 318 जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए गठबंधन का, 20 निकल जाएंगे तो 298 पर आकर के खड़े हो जाएंगे। या 298 सांसद होंगे। नीतीश नायडू के साथ में बात बिगड़ गई है इन लोगों की। वह 30 सांसद कब साथ छोड़ेंगे, साथ रहेंगे, इसकी गारंटी अभी नहीं है। मान लेते हैं कि वह साथ छोड़ रहे हैं। अगर वह साथ छोड़ देते हैं तो सरकार बहुमत के आंकड़े के नीचे आ जाएगी। 272 बहुमत का आंकड़ा है
और 268 पर आकर के खड़ी हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी उतने में। यह एक कमजोरी है मोदी सरकार की, यह बहुत बड़ी कमजोरी है जो भारतीय इंडिया गठबंधन के हाथ लगा है। इसे घटक दल समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, कांग्रेस इस गणित को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है, और जब कांग्रेस इस गणित को समझ रही है तो इस पर काम करते हुए जो इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, अलग थलग पड़ रहा है, उसको एकजुट करने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसी में शरद पवार का आज सुनेत्रा पवार के साथ में बैठक हुई है महाराष्ट्र के अंदर। एनसीपी दो टुकड़ों में बटी है, एक एनसीपी सुनेत्रा पवार की, वह एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, दूसरा शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ है। शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, सुनेत्रा पवार के पास 1 सांसद है। दोनों एनसीपी अगर एक होती है तो भाजपा को फायदा होगा क्योंकि वह भाजपा के साथ जाएंगे फिर, लेकिन अगर एक नहीं हुई तो शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री बनाने का वादा किया था और वह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि हमारे जीते जी तो हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में एक रणनीति भाजपा की हो सकती है कि दोनों एनसीपी को एक करके शरद पवार अपना हर पद से इस्तीफा दे दे और बाकी जो लोग सुप्रिया सुले या सुनेत्रा पवार बनेंगी पार्टी का देख रेख करने वाला, वह एनडीए को सपोर्ट कर दे इंडिया से अलग होकर के। ऐसा हो सकता है, मुझे भी लगता है कि ऐसे ही रणनीति पर शरद पवार काम कर रहे हैं, वह इंडिया गठबंधन को धोखा देंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनकी आत्मा जग गई और वह गठबंधन नहीं किए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी, अगर बागी गुट को मान्यता नहीं मिली तो, क्योंकि अंदर खाने भाजपा में बहुत सारे बगावत हैं और उस बगावत का सामना कितना कर पाएगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस खास तौर पर बहुत हावी हो गई है सरकार पर, और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो चट्टान की तरह इस सरकार के सामने खड़ी है। समस्या बहुत है। समस्या यह है कि अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ था 22 लाख बच्चों का, उसका री एग्जाम हुआ था। री एग्जाम पिछले महीने 21 जून को हुआ था। उस री एग्जाम का भी पेपर लीक हो गया था, पहले ही वह पेपर सबके पास पहुंच गए थे और कहा जा रहा है 2.5 लाख में एक पेपर बिके हैं, और यानी कि वह एग्जाम भी पेपर लीक रोकने में मोदी सरकार कामयाब नहीं रही। दूसरा एक मुद्दा और लगा है, इसके साथ साथ छात्रों का आंदोलन चल ही रहा है। पासपोर्ट रैंकिंग जो है हमारे देश की 125 नंबर पर पहुंच गई है। अब यह जो लगातार पासपोर्ट का रैंकिंग गिर रहा है, इसका मतलब दूसरे देशों के अंदर यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि भारत के लोगों को वहां पर जैसे स्वीपर झाड़ू मारने वाले लोगों के बराबर भी उसको अहमियत बाहर में नहीं मिल रहा है। H-1B वीजा को अमेरिका बार बार खत्म करते हुए नजर आ रहा है, जिसका उपयोग भारत के लोग सबसे ज्यादा करते हैं। अमेरिका जाना, बाकी के देशों में हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग इतनी खराब हो गई कि अगर आप विदेश जाते हो, इस रैंकिंग का मतलब कि विदेश जाते हो, आपकी इतनी जांच होगी कि उन प्रक्रियाओं से आप गुजरते गुजरते आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि छोड़ो इतने पचड़े में क्यों पड़ना है, हम अपने देश वापस चलते हैं, अब जो तकदीर में लिखा है वही होगा। मतलब इस कदर। उसका एक मतलब और भी है कि बाहर के देशों से जो लोग भारत आते थे, पर्यटक जो आते थे घूमने फिरने के लिए, या जो बिजनेसमैन आते थे इन्वेस्टमेंट करते थे, कंपनियां लगाते थे, वह आना बंद कर दिए हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए 0% हो गया है, एक शख्स भी नहीं आ रहा है, लगाने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे देश के शेयर मार्केट में जो पैसे लगाए थे वह सब पैसे लेकर के निकाल करके बाहर चले गए, तो आ नहीं रहा है और हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का वैल्यूएशन खत्म रहता है, यहाँ के लोगों को मान्यता और सुविधा उस हिसाब से नहीं मिल रही है, जिसके वजह से हमारे देश में संकट और बढ़ रहा है। लोग आते हैं घूमने तो हमारे देश को डॉलर आता है, हमारे देश में डॉलर आता है तो फिर मजबूत होती है व्यवस्था, रुपया मजबूत होता है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग मजबूत होती है। वह सब कुछ खत्म हो गया है, तो वह खत्म हो गया है, तो यह मुद्दा राहुल गांधी के हाथ लगा है।
और मोदी सरकार में जैसा मैंने कहा कि बहुमत के 272 के नीचे आने की संभावना है, यह मुद्दा हाथ लगा है। यह सारे मुद्दे जो हैं वह इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसका कितना फायदा उठा पाते हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन के छोटे छोटे दलों कांग्रेस को दो जगह मुकाबले करने पड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के दलों को एक साथ रखने का और मोदी सरकार को चुनौती देने का। दोनों मुद्दे पर कांग्रेस अकेली लड़ती हुई नजर आ रही है और यह देश की जनता भी देख रही है। अब भाजपा मोदी सरकार की समस्या यह है, मोदी और शाह की, कि राहुल गांधी जिस मजबूती से लड़ रहे हैं वह कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, और मोदी सरकार इस समय लड़खड़ा गई है और सत्ता जाने का डर इन लोगों के अंदर है। कब सरकार गिर जाएगी इस बात की गारंटी नहीं ले सकते। सरकार बच भी सकती है और सरकार गिर भी सकती है, दोनों चीजें हैं। जी सार्थक। तो सर आपको क्या लगता है जो एनडीए गठबंधन क्या मोदी के साथ ईमानदारी से है या फिर बीजेपी के अंदर बगावत से मोदी को कमजोर कर रहे हैं? ये देखिए, नहीं देखिए, एनडीए गठबंधन जो आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से, एनडीए गठबंधन तो ईमानदारी से ही था मोदी के साथ में। 2024 में चुनाव जीत करके आए, तो इसमें कोई शक नहीं है। 293 सांसद थे एनडीए गठबंधन के पास, 272 बहुमत का आंकड़ा होता है, एक सांसद का निधन होने से 292 हो गए, तो 272 चाहिए और 292 है, 20 बहुमत के आंकड़े से ज्यादा था। एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी। जब सरकार के पास नॉर्मल बहुमत है तो नॉर्मल बहुमत के हिसाब से सरकार चलाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। नॉर्मल बहुमत से ये 2/3 बहुमत की तरफ गए। इसका मतलब है कि विपक्ष को तोड़ना पड़ेगा, और यह लोग स्वार्थी हैं भाजपा वाले। मोदी और अमित शाह जो हैं यह धोखेबाजों की श्रेणी में आते हैं, यह किसी के सगे नहीं है। जिस थाली में खाते हैं, खाने के बाद में उसमें छेद करके चले जाते हैं कि इसमें कोई खा ना पाए, वही सोच रहे हैं वह। ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दल को भी तोड़ने लगे, विपक्ष को भी तोड़ने लगे, हुआ कुछ भी नहीं, तोड़ पाए नहीं। अब 26 सांसदों को तोड़ करके भी यह इंडिया गठबंधन को कमजोर किए तो, लेकिन इंडिया गठबंधन को कमजोर करके और मजबूत कर दिए। क्योंकि अब आप सोचिए, अब मोदी अमित शाह को पीएम बनाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसदों से बगावत कर बैठे। अब नितिन गडकरी को हटाने लगे, अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को हटाने लगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन लोगों को हटाने लगे। जब हटाने लगे तो यह सब आरएसएस के लोग हैं। अब आरएसएस खड़ा हो गया। एक तो राम मंदिर का पूरा लूट करके बैठे हुए हैं, आरएसएस पल्ला झाड़ करके मोदी पर सारा डाल दिया, और अब इन लोगों को हटाएंगे तो आरएसएस कमजोर होगा। तो आरएसएस खड़ा हो गया कि अमित शाह को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। अमित शाह क्यों कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ? क्योंकि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, यह मुख्य चेहरे हैं। इन लोगों ने ब्रेक लगा दिया है। जैसे यह अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाने की कोशिश करेंगे वैसे सरकार गिर जाएगी। अब संकट में नहीं बना सकते, कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले ना राम, न राम ही मिले न अल्लाह ही मिले, कोई नहीं मिला, कहीं के नहीं हुआ, और बदनाम अलग से हो गए। अब इस बीच में 20 सांसद जो टीएमसी के टूट करके आए थे, उन 20 सांसदों को मान्यता मिलता हुआ नजर नहीं आया। अगर मान्यता मिल गया तब तो फिर मोदी सरकार सुरक्षित है, कोई हावी नहीं हो पाएगा, तब तो सरकार चलेगी। अगर मान्यता नहीं मिला तो 30 सांसद और कम हो जाएंगे, नीतीश नायडू भी साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वह बार बार भुड़की मार रहे हैं, बार बार साथ छोड़ते हुए नजर आ रहा है। इन सभी के बीच मोदी सरकार 272 बहुमत के आंकड़े के नीचे 268 पर 268 पर आकर के सिमट रही है। ऐसे में मोदी सरकार गिर सकती है पार्लियामेंट सेशन के दौरान, अगर टीएमसी के 20 सांसदों को मान्यता नहीं मिली पार्लियामेंट के अंदर तो। और नीतीश की तो एक बार छोड़ दीजिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश भी विकल्प तलाश रहे हैं और बैठक कर रहे हैं, वह भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश नहीं है। जी सर। जी सर,
मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, राम मंदिर की लूट मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्या लगता है राम जी सरकार गिरा देंगे? आपको क्या लगता है इसमें? मुझे क्या सार्थक पूरे देश को लग रहा है कि क्या ना कि राम के नाम पर लूट मचाया है इन लोगों ने। जो राम को नहीं छोड़े वो किसी को क्या छोड़ेंगे। वह जो भगवान के मंदिर में लूट कर सकते हैं वह देश को कितना लूटेंगे, या हर एक मतलब एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि मतलब उससे नीचे तो और कोई गिर नहीं सकता। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यह राम मंदिर में जो हुआ है ना, यह पीछा नहीं छोड़ रहा है मोदी का। जब से आरएसएस इससे दूर भाग करके और फिर आरएसएस ने अपने ही व्यक्ति को बैठा दिया वहां पर, यह मोदी के ऊपर सवाल खड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर ध्यान जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राम मंदिर की कमेटी की पूरी जिम्मेदारी उसे गठन करने का वह सरकार के है। अब बहुमत जो है ना, मोदी सरकार बहुत आंकड़ों के खेल खेलती है, मोदी ऐसा की जोड़ी कि जिसके पास बहुमत होगा उसी की बात मानी जाएगी। तो सरकार ने ऐसा बहुमत किया है कि सरकार जो बोलेगी वही होगा, लेकिन उसमें सब बैठ गए आरएसएस वाले और पूरा लूट रहे, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। और राम मंदिर के जिसके ऊपर आरोप लगा है वह भी अब अलग अलग तरह की बात, चंपत राय जैसे लोग अलग अलग तरह की बात करने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद के विनय कटियार जैसे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि सब मोदी के खिलाफ हो गए हैं एक तरह से। जैसे लग रहा है इसमें जरा समझने की जरूरत है। हमको लग रहा है कि यह सोची समझी रणनीति के सब कुछ आरएसएस एक गहरी चाल चल रहा है मोदी के खिलाफ, क्योंकि मोदी 75 साल पूरा होने पर रिटायर होने वाले थे, रिटायर हुए नहीं, बल्कि क्रूरता इनके अंदर आ गई। और यह सब कुछ अमित शाह को जैसे यह प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में लगे, आरएसएस ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। यह सब आरएसएस का एक चली हुई चाल है। वह अभी मोदी से इतना संकट बने हुए तो अमित शाह और संकट बन जाएंगे, तो वह किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। तो एक सोचे समझी रणनीति के तहत यह फंसाया गया, लेकिन आरएसएस भी फंस गया, आरएसएस भी दागदार हो गया। तो आरएसएस में तो पल्ला झाड़ के निकल गया, कोई एफआईआर नहीं हुआ, किसी को जेल नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, कोई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पैसा ले दे करके चंपत हो गया और फिर से चोरी करने के लिए बैठ गया। लेकिन मोदी तो दागदार हो गए। आम जनता में संदेश चला गया कि भाई इन्होंने लूट की है, तो आम जनता इनके खिलाफ हो गई। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत मोदी के साथ में यह खेल हो रहा है। इसको आप यह कह सकते हैं कि राम ने इनको सजा दी, राम के नाम पर यह वोट मांगे थे और राम के नाम पे ही कुर्सी चली जाएगी, यह बात आप कह सकते हैं। जी सर। जी सर, इसी के साथ हमारा डिस्कशन आज यहीं खत्म होता है। एंड थैंक यू, आपने ज्वाइन किया और अपना टाइम दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।